हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। नीट के प्रिपरेशन में लगे रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे 3 तरह के सीरीज चल रहे हैं, आप तीनों सीरीज में एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। आज हम बात करेंगे नीट एसर्शन रीजन सीरीज में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के रिगार्डिंग। ये इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के वीडियो डालते ही आपका नीट एसर्शन रीजन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे तीनों सीरीज में एक एक चैप्टर का क्या है एनालिसिस अवेलेबल है। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या है, सर्टेन रूल्स है। कई बार हमने डिस्कस भी किया है, सेम रूल लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो जरूर इस रूल को आप एक बार क्वेश्चन में जरूर देख लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसर्शन alkaline phosphatase is one of the significant enzyme in rDNA technology। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, रिमूव करता है। तो इसका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या करता है, आपका 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, जिसकी वजह से अनवांटेड क्या है, लाइगेशन ना हो सके, अटैचमेंट ना हो सके, या फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो सके। देखिए रीजन, दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ वेक्टर एंड प्रिवेंट्स इट्स अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ड्यूरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका आंसर क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion downstreaming process involves purification and separation of products of biotechnology। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, सेपरेशन होता है और प्रिजर्वेटिव का एडिंग भी होता है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इन अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। देखिए, प्रिजर्वेटिव से सुटेबल प्रिजर्वेटिव का यूज कहाँ पर होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में होता है। किसके लिए, ताकि वो लंबे समय तक क्या हो सके, जो प्रोडक्ट है वो टिक सके, प्रिजर्व रह सके, यूज में आ सके। इसीलिए सुटेबल प्रिजर्वेटिव का यूज कहाँ पे होगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में होता है, ना कि अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस में होगा। इसको ये बातें क्या हो गई, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, सेल का कल्चर करना, मीडिया बनाना, स्टेरिलाइजेशन, ये सब क्या है, अप स्ट्रीम प्रोसेस है। और डाउन स्ट्रीम क्या है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन या सुटेबल प्रिजर्वेटिव का ऐड करना स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा 3rd। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड। ये बातें क्या होगी, रॉन्ग हो गया। रीजन देखिए, प्लाज्मिड्स आर पॉजेस्ड बाय यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या है, सारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, सम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ये भी गलत हो गया, आंसर क्या होगा 4th। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन ड्रग्स प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी आर सेफ एंड मोर इफेक्टिव होता है। बिल्कुल सही है। सेफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के जीन को भी आइसोलेट करके उसी से प्रोडक्ट ऑब्टेंड किया है। भले ये बैक्टीरिया के केस में एक्सप्रेस कराया गया है, लेकिन यहाँ पे जो जीन है वो किसका है, ह्यूमन बींग का है। इसीलिए ये सेफ है और क्या है, मोर इफेक्टिव है। रीजन देखिए, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। ये कोई तरह का अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट भी नहीं करता है, बातें बिल्कुल सही है। एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। अगर यही सेम प्रोडक्ट किसी नॉन ह्यूमन सोर्स से आइसोलेट करते हैं तो देर आर सेवरल के तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है, देर आर सेवरल के तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। ये बातें भी सही है। और रीजन क्या है, यहाँ पे एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका आंसर क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन डिसआर्म प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज यूज्ड एज ए क्लोनिंग फैक्टर। बिल्कुल सही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के केस में जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो जो जीन ट्यूमर कॉज करता है उस जीन को आप रिमूव कर दीजिए, तो जो प्लाज्मिड बनेगा वो क्या होगा, डिसआर्म प्लाज्मिड होगा। ये एज ए वेक्टर की तरह यूज होता है। इस जीन के जगह जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है उस जीन के जगह क्या है, डिजायर्ड जीन को हम फिट कर सकते हैं और होस्ट के बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्लोनिंग फैक्टर की तरह यूज होता है। रीजन देखिए,
This arm plasmid helps in delivering the gene of our interest into मोनोकॉट ओनली बोला है, मोनोकॉट के केस में नहीं करते, किसके केस में करते हैं, डाइकोट के केस में करते हैं। अगर ये प्लाज्मिड आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस से लिया गया है तो डाइकोट के केस में होगा, वैसे मोनोकॉट के लिए क्या होगा, अदर फैक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ मोनोकॉट की बात बोला है, इसलिए गलत है ये। तो देखिए यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर क्या होगा, थर्ड। और नेक्स्ट देखिए, assertion Bacillus thuringiensis produces Bt toxin within the body of the host and protects it from pathogens such as bollworm and cod brood। तो देखिए ध्यान से, जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस है अगर होस्ट के बॉडी में नहीं भी जाए तो भी क्या है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। ऐसा नहीं कि होस्ट के बॉडी में जाएगा तभी जाकर वो प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बातें क्या हो गया, गलत हो गया। आधी बातें बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये पैथोजन से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। कौन सा पैथोजन, बॉलवर्म और कॉर्न ब्रोड से, ये बातें बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि होस्ट के बॉडी में जाएगा तभी जाके प्रोड्यूस करेगा। रीजन देखिए, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, बिल्कुल सही है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट बाय अल्कलाइन पीएच, ना कि एसिडिक पीएच। क्या होना चाहिए, अल्कलाइन। इसमें ये बातें भी गलत हो गई। तो देखिए दोनों गलत है, आंसर क्या होगा, फोर्थ। और नेक्स्ट देखिए, assertion we cannot see pure DNA fragments in visual light under microscope। तो जो DNA फ्रेगमेंट है उसको आप विजुअल लाइट में नहीं देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कलरलेस होता है, इसलिए इसको क्या करना है, स्टेन करना पड़ता है एथिडियम ब्रोमाइड से, और इसको देखते हैं क्या, यूवी राइज के प्रेजेंस में। देखिए कैन नॉट सी बोला है, इसका बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, द DNA फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर शेप, शेप नहीं, क्या होना चाहिए, साइज, साइज के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये सेपरेट होता है ओनली, एंड आर टू स्मॉल टू बी सीन इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन क्या रॉन्ग है, आंसर क्या होगा, थर्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन ए डीएनए फ्रैगमेंट में क्रिएट स्टिकी एंड। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए फ्रैगमेंट क्या है, स्टिकी एंड क्रिएट करता है, बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, ब्लंट एंड भी कर सकता है और स्टिक एंड भी कर सकता है, इसलिए बोला मे क्रिएट स्टिक एंड, बिल्कुल सही। रीजन देखिए, द स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे अगर स्टिकी एंड होगा तो क्या होगा, डीएनए लाइगेज से बहुत आसानी से ये एंड जुड़ जाता है। ब्लंट एंड भी जुड़ता जरूर है लेकिन आसानी से नहीं जुड़ता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। रीजन सही है, और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion thermostable polymerase is used in a PCR polymerase chain reaction में thermostable polymerase का यूज होता है। इस thermostable polymerase को टैक polymerase भी कहते हैं, क्योंकि ये polymerase आपका हाई टेम्परेचर पे काम करता है। टैक polymerase क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, हाई टेम्परेचर पे यस होता है। उस बैक्टीरिया का जो हैबिटेट ही है क्या है, वो हाई टेम्परेचर वाले हैबिटेट में रहता है। तो बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, दे रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर एंड काउजेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पीसीआर, बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन नेटिव ई कोलाई सेल कैरी रेसिस्टेंट अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लिसिन। तो जो नेटिव ई कोलाई है उसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता है, राइट, और वो एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट नहीं होता है। तो ये बातें क्या हो गई, गलत हो गया। रीजन देखिए, PAM-H1 इज ए रेस्ट्रिक्शन साइट इन एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन ऑफ नेटिव ई कोलाई। नेटिव ई कोलाई के केस में नहीं होगा, क्योंकि नेटिव ई कोलाई के केस में कोई प्लाज्मिड होता ही नहीं है, इसमें ये बातें गलत है। दूसरा देखिए, PAM-H1 जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो किस जीन में होता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में होता है, ना कि एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन में होता है, इसमें ये बातें भी गलत, राइट। एंड दस एक्ट एज ए सेलेक्टिव मार्कर, बिल्कुल इसका यूज एज ए सेलेक्टिव मार्कर जरूर होता है, लेकिन नेटिव ई कोलाई के केस में आपका कोई प्लाज्मिड नहीं होता है। और जो PAM-H1 है वो रेस्ट्रिक्शन साइट है किसके केस में, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के केस में। तो रीजन गलत है और एसर्शन भी गलत है, आंसर क्या होगा, 4th। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन 1 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ऑफ वेक्टर PBR322 helps in selecting the transformant and other one in selecting the recombinant। यहाँ पे देखिए,
यस, दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का यूज किया जाता है, एक का यूज ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में, दूसरे का यूज रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, दो एंटीबायोटिक का यूज किया गया है। एक सेल जिसके इनसाइड प्लाज्मिड चला गया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसमें डिजायर्ड जीन नहीं गया है प्लाज्मिड के साथ, तो ये जो सेल है आपका वो क्या होगा, दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट होगा। लेकिन एक सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड भी गया और डिजायर्ड जीन भी चला गया, इसका मतलब ये जो सेल होगा आपका एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट होगा, दूसरे के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट नहीं होगा। किसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंट नहीं होगा, जहां पे डिजायर्ड जीन फिट हो चुका है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या हो गया, खत्म हो चुका है। इसीलिए ये जो सेल होगा एक के लिए रेसिस्टेंट होगा, दूसरे के लिए रेसिस्टेंट नहीं होगा। इसको देखिए, ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, द ट्रांसफॉर्मेंट कैन ग्रो ऑन बोथ एंटीबायोटिक्स रिच मीडिया while recombinant grow only on single medium due to insertional inactivation। बिल्कुल सही है। तो देखिए ध्यान से, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन, प्लाज्मिड्स आर नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट जरूर होता है, लेकिन ये वायरस के केस में प्रेजेंट नहीं होता है। ये बैक्टीरियोफाज के आपका वायरस है, इसके केस में नहीं होता है, इसलिए गलत है ये। रीजन देखिए, प्लाज्मिड आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल नहीं है क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। प्रोकैरियोट के केस में जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंगल नहीं, डबल स्टैंडर्ड, ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत है, आंसर क्या होगा, 4th। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन, आरएनएआई इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पेस्ट रेसिस्टेंट इन प्लांट्स। बिल्कुल सही है। आरएनए इंटरफेरेंस का यूज ऐसा प्लांट ऑब्टेन करने में किया जाता है जो प्लांट क्या होगा, पेस्ट रेसिस्टेंस होता है। बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इस मेथड में, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड में क्या होता है, जो पेस्ट का एमआरएनए है उसका साइलेंसिंग कर दिया जाता है, मतलब उसको एक्सप्रेस, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने दिया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए रीजन देखिए, द पेस्ट स्पेसिफिक फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस इन होस्ट प्लांट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ पैथोजेनिक एमआरएनए। बिल्कुल सही है। इस पैथोजेनिक एमआरएनए का ट्रांसलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या होगा, पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है। तो एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर क्या होगा, 1। एसर्शन, जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट द हेरिडिटरी डिजीजेज लाइक एडीए डिफिशियंसी। यहाँ पे एडीए का मतलब क्या है, एडिनोसिन डीएमिनिडेज, राइट। इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से पर्सन क्या है, किसी भी डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। पर्सन को कोई भी डिजीज हो सकता है, क्योंकि पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस पर्सन में ये एडीए का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट है। ये एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिजीज है। इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या, जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इट रिप्लेसेस द डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विथ ए फंक्शनल वन। अगर जीन थेरेपी का यूज करेंगे तो क्या, डिफेक्टिव एलील को फंक्शनल एलील के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो सही। तो देखिए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर क्या होगा, 1। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस एनालिसिस को देखते तो आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। हमारे चैनल पे जितने भी आपके बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर का एनालिसिस अवेलेबल है, आप उसको जरूर देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।